इंस्पेक्टर मार्क, कब तक आप झूठ का सहारा लेंगे? अगर आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो मेरी जिंदगी से एक बार में ही दफा हो जाए। एक नाजुक आवाज मोबाइल के इस पार से मार्क के कानों से टकराई थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड वही सभी हार्ट बस करे मार्क। वो जल्दी से मार्क को टोक गई, झूठ पर झूठ मत बोले और ये मक्खन लगाना बंद करे। इट इज नॉट मक्खन बेबी, में जानबूझ कर ऐसा थोड़ी करता। मुझे पता है कि तुम मेरी बीवी हो, मगर तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मैं एक सक्रिय एजेंसी का हिस्सा हूँ। हाँ, तो क्या सक्रिय एजेंट हो तो उसका मतलब बीवी को हमेशा के लिए तना छोड़ दोगे? या सक्रिय एजेंट को यह सबक पढ़ाया जाता है कि तुम्हारी बीवी आम इंसानी लड़की नहीं बल्कि आसमान से नाजुक कोई अजीब और गरीब मखलूक है जिसके कोई जज्बात और एहसास नहीं। इसलिए आप जनाब अपनी बीवी को अपना पर्सनल नंबर का देने से डरते हैं। नहीं, हमें यह बताया जाता है कि बीवी को सबसे छुपा कर रखना है ताकि वो महफूज रहे और किसी को पता न चले कि आपकी बीवी कौन है। मैं बता रही हूँ मार्क के, अगर आप अब की बार मिलने नहीं आओगे तो मैं खुद सबको बता दूंगी कि मैं मार्क की बीवी हूँ। वो लड़की अपना लहजा साफ कर चुकी थी। हफ्ते 10 दिन बाद मिलना तो दूर, मार्क ने अपनी बीवी को अपना पर्सनल नंबर तक नहीं दिया था। आज भी वो किसी प्राइवेट नंबर से कॉल में मसरूफ था कि अचानक इस पार्टी हाल में पीटर के साथ एक सीनियर ऑफिसर की एंट्री हुई। जब से हमने स्पेन में ऑपरेशन किया है हमारा लेना से कोई राबता नहीं हो रहा मार्क, यहाँ तक कि हमें ये भी पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं। सीनियर ऑफिसर की तशवीश ने मार्क को अपनी तरफ मकूदा क्या था। जो पार्टी में सबसे अलग थलग बैठा वो ने अपनी बात और मगन था। होना तो ये चाहिए था कि वो आज की इस तकलीफ पार्टी का हिस्सा होती, क्योंकि मिशन स्पेन इसकी वजह से ही मुमकिन हुआ था, मगर वो खुद ही लगता है। मैंने तो भी कहा था कि हमें एक बार लेना से राबता करना चाहिए, मगर मेरी बात सुनी ही नहीं गई। फिर आखिरी बार इसे कहा देखा गया था। मार्क इन दोनों से मुखातब हवा 4 दिन पहले जेकब ने लीला को इस्तांबुल से किसी के साथ जाते देखा था। शायद कोई इसे रेसू करने आया था। इसके बाद से लीला के साथ किसी का कोई राबता नहीं। हवा पेटर ने सारी सोताल मार्क के सामने रख दी थी। यकीनन वो लोग एडम के ही होंगे। मार्क कुछ सोचते हुए जुमला लंबा खींचने लगा। मिशन स्पेन की कामयाबी पर एक तकलीफ पार्टी में लीला की याद इनको तब आई जब वहां आए मेहमान इस मिशन की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाली एजेंट से मिलने की इज्जत करने लगे थे और एजेंट का आंसी हुई थी। ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। शायद हमें रस्तम से राबता करना चाहिए। मार्क ने अपने जहन में आने वाले आइडिया पर अमल करते हुए रस्तम का नंबर मिलाना शुरू किया। क्या साहब, मेरे इधर पीने मेरे को क्या मालूम कि वो लोग इस काल दिल को कहाँ लेकर गए। रस्तम, हमारे दरमियान ये तय हुआ था कि तुम हमें एक खबर दोगे और हमारी मदद करोगे। मार्क ने अपनी बात पर जोर दिया। मेरे पास कोई खबर होगी तो मैं दूंगा साहब। वैसे भी मैं तो आपका बंदा हूँ, आप ही के लिए काम कर रहा हूँ। घंटा काम कर रहे हो तुम? मार्क ने अपना लहजा थोड़ा सख्त किया था। साहब, घंटा भी ज्यादा है। मुझे तो आप लोग घंटा काम भी नहीं करने दे रहे हो। उसमें मिशन का मुझे बताया भी नहीं और मेरी इस काल गरम माशोफा के कहने पर इतना बड़ा मिशन कर डाला। ये वो कौन था खा कर आप बताने की क्या जरूरत है? साहब, अब यूरोप में इतना बड़ा ऑपरेशन करोगे तो सबको किस पर शक हुएगा? रस्तम पर ना हमें बेवकूफ समझते हो। रस्तम, तुम पर कोई क्यों शक करेगा? जब यूरोप में ऑपरेशन करोगे और मुझे जिंदा छोड़कर बाकी सब था फ्रेश फ्रेश होएगा तो शक रस्तम पर ही आएगा ना। ये सब बहस छोड़ो, मुझे फिलहाल लीला का पता चाहिए। अपने बंदों को भेजो या कुछ भी करो, लीला का पता लगाओ। साहब, मेरे को अब कोई कुछ नहीं बता रहा। वो साफ इनकार कर रहा था। इसका मतलब अब हमें तुमको गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। मार दो साहब, मगर जो है वो सामने है। मेरे को कुछ नहीं पता कि वो लोग इस चमक छुगो को कहाँ रखे हुए हैं। क्या हम तुम पर एतबार कर सकते हैं? क्या मेरे पर एतबार करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता है? साहब, मार्क वैसे से फोन बंद कर दिया था। उन तीनों की तशवीश उनके चेहरों से वाज़ा हो रही थी। मेरे ख्याल से ये रस्तम हमें डबल क्रॉस कर रहा है। ये प्लान शुरू से एडम का था, मगर हम इसमें फंस गए। अब ना तो लीला का कुछ आता पता है और न रस्तम का। पीटर ने खामोशी तोड़ी थी। फार गार्ड से पीटर सर बोन कंफ्यूज भी थंग वगीन डेड वगीन शहीद। हमने रस्तम को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। आई कांट अमीजन वार्ड 10 बहू कोड गायज सनीर ऑफिसर इन दोनों के दरमियान पारा हाई देखकर कोड पड़ा था। रस्तम ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी क्या वो ठीक निकली थी? एब्सोल्युटली, मारक झट से बोल पड़ा था। तो पीटर, अगर रस्तम हमें डबल क्रॉस कर रहा है तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दोस्त क्यों दे रहा है? सीनियर ऑफिसर ने लॉजिकल सवाल पीटर के सामने रखा था, मगर पीटर के जवाब ने मारक और सीनियर ऑफिसर दोनों को चौंका दिया। ये भी तो हो सकता है कि रस्तम ने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी वो किसी और की हो। मतलब हमने सिर्फ ये चेक किया था कि रस्तम की बताई हुई जगहों पर डबल्स थे या नहीं, मगर ये चेक नहीं किया कि डबल्स वाली जगह रिटर्न की ही है या नहीं है। मुमकिन है कि रस्तम ने अपने किसी मुखालिफ का माल हुआ। मुझे रस्तम पर इसलिए भी शक हो रहा कि जो माल लेला ने मुझे स्पेन में पकवाया वो माल रस्तम भी तो पकड़वा सकता था।
डोंट कमिट कंफ्यूजन पीटर, हमारे पास रस्तम पर एतबार करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सीनियर ऑफिसर ने पीटर के नक्शे को धक्का दिया था। वो इस केस को मजीद उलझाना नहीं चाहता था। वो हवाई गार्ड इंस्पेक्टर मारफ के मुंह से ये अल्फाज कुछ सोचते हुए निकले थे। अब समझ आई, रस्तम शाह सिर्फ हमें डबल क्रास नहीं कर रहा, वो एडन को भी डबल क्रास कर रहा है। जब हमने उसे पकड़ा था तब वो यूरोप में तो था ही नहीं, इस वक्त वो तुर्की इराक ईरान वाली साइड पर था, मगर उसने यूरोप का माल पकड़वा दिया। और अब जब वो खुद यूरोप में है तो उसे अफसोस हो रहा है कि रिदा ने यूरोप का माल क्यों पकड़वाया। मतलब वो ये चाहता है कि जहाँ वो खुद हुआ और हम रस्तम मारो को डबल क्रास करता है तो करने तो हमारा मकसद तो सिर्फ फिरू को था न। सीनियर ऑफिसर के लॉजिकल जवाब ने दोनों को कुछ देर के लिए खामोश करवा दिया था। लिली को इस घर में तन्हा रहते हुए 7 दिन हो गए थे। वो नहीं जानती थी कि इसे मजीद कितने दिन या एडन की वापसी का इंतजार करना था। इतने बड़े घर में वो सिर्फ गिनती के चंद लोगों के हमरा थी जो सारा दिन फकक अपने काम से काम रखते थे। लीला को इस तन्हाई से अब वहशत होने लगी थी, जिस लीला को हर शाम दिन बरहना लिबास पहनकर इस्तांबुल की सड़कों पर आवारा घूमने की आदत हो गई थी। इसके लिए ये तन्हाई तब किसी जनी टर्चर से कम नहीं थी। इसे सारा दिन सिर्फ खामोशी से दीवारों को तकते रहना था। इस रात भी बिस्तर पर लेटी वो उस मिशन के लिए दी गई अपनी कुर्बानियों को याद कर रही थी, मगर वो जानती थी कि अभी इसके बहुत से इम्तिहानात बाकी हैं। क्योंकि मारक का दिया हवा डबी फोन अब भी एडन के पास ही था, जिससे वो कभी भी पकड़ी जाती। वही सूत्रों में गुम लीला ने साइड टेबल पर रखे लब को हाफ किया और सोने की कोशिश करने लगी। इसने चंद करोटी ही बदली थी कि इसे अपने पांवों पर किसी की अंकीम की जनबश महसूस हुई। वो उसे अगवा कर रही थी। लीला को फिर से एक जनबश महसूस हुई जिसको फिर वो अपना ख्याल समझते हुए करोट बदल गई, मगर जैसे ही उसे अपने पेट से हटती कमीज और फिर पेट पर किसी के पूरे हाथ का दबाव महसूस हवा, वो एकदम डर गए। वो बिस्तर पर लेटी हुई हालत से बैठ गई, पोजीशन ले जाते हुए चौंक मार गई थी। इसने जैसे ही लंग को दोबारा ऑन किया तो उसकी चेफ अब की बार गले में ही अटक गई थी। हुआ गार्ड, मुझे आराम आराम से करना था, मगर सब्र है कि आता ही नहीं है। अगर मैं थोड़ा सब्र करता तो इसमें ज्यादा मजा आता। तो तुम लीला के आसान फतह हो गए थे। इसके सामने कोई और नहीं रस्तम शाह था, जो किसी तरह करके भी उसके कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। आखिरकार कहानी में वो टोस्ट आ गया जब हीरो को अपनी हीरोइन का सवाल चुकना और फिर दोनों के मरण से एक रोमांटिक सा सीन बनना है। वो जेर लब मुस्कुराते सीधा लीला के बिस्तर पर बैठ गया, जो उसके बिस्तर पर पहुंचने से पहले ही बिस्तर छोड़कर एक तरफ को हो गई थी। तेरे तुम तो इटली में थे ना? हाँ, सबको यही लगेगा कि रस्तम इटली में है, मगर रस्तम हमेशा वहां होता है जहां उसे होना चाहिए। अपनी हीरोइन के पास एक नरम नाजुक बिस्तर पर वो मानी फैज अंदाज में मुस्कुरा रहा था। दूर रहो मुझसे, मैं बता रही हूँ, वरना वरना लिली एकदम रुहानसी हुई थी। फर्स्ट टेम्परेचर हमेशा आखिरी होता है। लीला जितनी भी मजबूत बन जाए, मगर रस्तम के सामने अब भी वो वही फाइमा थी। वरना क्या क्या करोगी? चुराओगी, रोने लगोगी। ये दोनों काम ही तो रस्तम करने आया है। खुद बताओ कितना टाइम हो गया रस्तम को तेरे पीछे आशिक बन के घूमते हुए, और तो हर बार गंदी बीवी के मुवाफक नफरत करती है। अब तक तो तेरे को अपन की मोहब्बत का यकीन आ जाना चाहिए। अगर तुम बाज नहीं लाए तो मैं एडन को बता दूंगी कि तुम रस्तम के सामने आते ही हमेशा की तरह अब फिर लीला की सांसें अटकने लगी थी। वो हाँफने लग गई थी। क्या मैं कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की क्या यार? रस्तम जुमला लंबा खींच गया। मेरे को लगा कि अब तो लीला बन गई है तो कोई दिल खुश करने वाली धमकी देगी, जैसा कि ये बोलेगी कि अगर मैं बाज नहीं लाया तो तुम भी अपने अंदर की प्यासी काल दिल को जिंदा कर देगी और मेरा पसीना निकालवा देगी, या फिर कि तुम मुझे अपने अंदर जलते तंदूर में जला दे। मगर तुम तो वही कौन धमकियां दे रही हो? वो बिस्तर छोड़कर लीली की तरफ बढ़ने लगा, जो दीवार के साथ लगी तेरी सहवी खुड़ी थी। और ये क्या तुम कभी मारा कभी है जो तेरा है वो सिर्फ फंसता। इसलिए ये फजूल में जवानी का टाइम ज़ाया नहीं करने का। सिर्फ एक बार बाई गार्ड, सिर्फ एक ही बार रस्तम को चांस दे। इतना थका थका कर मजा दूंगा कि तो अपनी जिंदगी में आए तमाम मर्दों को पूछ कर रस्तम के नाम के दो टेटो अपने सीने पर बनवाए। वो इसके करीब होते हुए उसके गर्दबानों का हिसाब बना गया था, जिससे वो फौरी मजामत करती हुई निकल गई। भागोगी क्या? चलो भागो, छपक छुको। मैं चाहता हूँ कि तुम भाग भाग कर थक जाओ और फिर तुम्हारे थके हुए वजूद को बिस्तर पर गिरा कर मैं तुम्हारी सारी थकन उतार दूँ। वो उल्टे कदम चलती लीला की तरफ कदम बढ़ाता जा, जो पूरे कमरे का चक्कर लगाते हुए बिस्तर पर गिरी। प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम एक ही टीम में है तो क्या हुआ मेरी जान? एक ही टीम में लोग चूनी चाटा नहीं करते क्या? एक दूसरे को खुश करने से टीम मजबूत हवेगी। और वैसे भी तुझे जल्द से याद आ रहा था ऑनलाइन कितने पा मेरे रिश्ता तो तेरे लिए बकवास फिल्म को भी धोखा दे, और तुझे क्यों अभी तक नखरे दिखा रही है? रस्तम बिस्तर के ऊपर ही सहनी हुई लीला पर झक गया था।
तेरे को पता है जब बकवास को पता चलेगा कि रस्तम शायद को चिढ़ गया तो वो मेरी पूरी बॉडी के छोटे छोटे पेश कर देगा, मगर उसके बाद भी रस्तम तुम्हारी दरगाहों को अपनी मजबूत टांगों में दबोचने की खाकर बकवास की इंफॉर्मेशन इस थलर पुलिस वाले को दिया। तो सोचो रस्तम तेरे जिस्म के लिए कितना प्यासा हवेगा। वो अपना चेहरा इसकी गर्दन पर ले गया और रस्तम इसके होंठों के सामने अपनी हथेलियां करके इसको रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो इसकी गर्दन पर अपने सख्त होंठों को सबक कर दिया था। तुम अब भी रेडन को चीट कर रहे हो, मैं इसकी अमानत हूँ। वो इसका बदला जिला ने उसे रोकने की आखिरी कोशिश की थी। तेरे को मालूम फिल्म में हीरोइन का असल हीरो कौन होता? सब बेवकूफों को लगता है कि जो हीरोइन को सबसे बचा बचा कर रख रहा है वो हीरो है, मगर नहीं, असल हीरो तो विलन होता है, क्योंकि वो हीरोइन को सबसे चरा कर दे जाता है और उसकी बॉडी पर पहला ठप्पा लगाता है। रस्तम शाह भी वही विलन है जो रेडम से पहले तुझे चूमा और रेडम से पहले ही तेरी आहे आहे भी सुनेगा। रस्तम उसकी तमाम वजाहतें तोड़ता हवा इसके बदन पर अपने लोगों का तशद्दुद करने लगा था। वो बेअख्तियार रोने लगी। इसके आंसू गालों से बहते हुए तब उसकी गर्दन पर पहुंच गए थे। तो अभी से इतने आंसू क्यों जाया कर रही है? रस्तम इसके आंसू देखकर अपने ऊँट उसकी गर्दन से हटा गया था। मेरे को पता क्या लगता है, मेरी चमक छलो के रस्तम की मौत तेरे बिस्तर पर हवेगी, क्योंकि हीरोइन के बदन के शौकीन विलन हमेशा ऐसे ही मरते हैं, मगर फिर भी गोली खाकर मरने से ज्यादा मजेदार हीरोइन की गर्दन पर भुंकर कर मरना होता है। रस्तम, मेरा यकीन करो, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम इस सब को भूल क्यों नहीं जाते? कभी कभी मेरा दिल करता है कि हम वही चोर पुलिस दोबारा खुले तो वही आग नंगी होकर मेरे सामने आए और मेरे को चैलेंज करे और मैं इसी जगह तेरा चैलेंज पूरा करो। अगले दिन तो फिर चैलेंज करे और रस्तम फिर चैलेंज पूरा करे, मेरे को अपना कमरा फिर दिखाओ और ससलू से उखाड़ देगा। वो दोबारा उसकी गर्दन पर झपने लगा था कि वो मजामत करते हुए उसके नीचे से निकल गई। तेरे को मालूम, जब भी तो ऐसे करके भी गिरफ्त से निकलती है तो मेरा दिल तेरे पर भी लपचा जाता है। इसे दोबारा अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो उसके सामने हाथ जोड़ गई थी। खुदारा रस्तम, अभी के लिए मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि इस मिशन के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं कामयाबी के बहुत करीब हूँ। अगर एडन को जरा भी शक हवा तो वो मुझे जान से मार देगा। ऐसे नहीं, मैं छमक छलो एकदम अकड़ के बात करने का जैसे तो तब कर रही थी। क्या बोल रही थी कि मेरे को छोटे कमरे में मजा नहीं आएगा, वैसे ही अकड़ कर बोलना। और ये क्या तो खुद को छुपाए छुपाए है। अपन तुझे हर बार एकदम नंगी देखना चाहता है। ये मरती क्या ना करती, तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगी। वो दोबारा उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़ गई थी। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, मगर अभी हम दोनों की जान इसी वक्त बच सकती है अगर हम एक दूसरे का साथ दे। छमक छलो, तेरे को पाने के लिए रस्तम पहले ही अपनी जान दांव पर लगाए हुए है। वो अपने कदमों में झुककर बहन की भीख मांगती लीला को देखने लगा और फिर उसे कंधों से पकड़कर उठा गया। छमक छलो, इतनी गर्म लड़की को इतनी जल्दी रोते देखने का कोई मजा नहीं आया। मेरे अंदर आफा क्या नजर आता है। तुम्हें एक आम सी लड़की हो, तुम्हें मुझ जैसी लड़कियों की कमी नहीं है। तुम बल्कि आम नहीं हो, हर शक्ल और सूरत से तुम आम लगती हो, बॉडी से भी कुछ खास नहीं हो, मगर तेरे अंदर तंदूर जैसी गर्मी है जो तेरी आंखों से झलकती है। मेरे को लगता कि तो अपने अंदर जलते तंदूर से किसी न किसी की जान जरूर देगी, इसलिए मैं इस तंदूर पर पानी डालकर उसे एकदम पुरसुकून करना चाहता हूँ। इतना पुरसुकून के कोई बल से शुरू नहीं, सिर्फ धवा बाहर आए। प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मैं इस सब के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। रस्तम एक बार जो कहता है वो हर सूरत करता है। अगर मैं तुझे अपनी लकीर बनाए बगैर मर गया तो कब्र के फर्श पे मुझे बहुत मारेंगे, बोलेंगे। रस्तम तो सारी जिंदगी गुनाह पर बिना करता गया और जब तुझे एक नेकी का मौका मिला तो इसमें भी चौंक गया। वो जोर से हंस दिया। मुझे लगता है तुझे ठंडा करने से मेरे सब पाप धूप से ढल जाएंगे। वो दोबारा रेला की तरफ बढ़ने लगा। अगर रस्तम ने अब की बार तुझे माफ कर दिया तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। वो रेला के नरम बदन को बानों में भरते हुए बिस्तर पर गिरा चुका था। मैं वादा करती हूँ रस्तम, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बने लगे थे और दिल रेडम के खौफ से फटने लगा था। वो जानती थी कि वो लिली का बदन पढ़ लेगा, इसलिए उसे रस्तम को अपने बदन पर मजीद मनमानियां करने से हर सूरत रोकना था। ऐसे नहीं मेरी जान, ऐसे बोलो कि मैं हर सूरत रस्तम शाह की लकीर बनूंगी। हाँ बनूंगी। वो दो लफ्ज बोल गई। पूरा बोलो ना। चमक छलो, अगर तुम्हारे होंठ कितने थके हुए हैं तो मैं इनको अपने होंठों दबोच कर उनकी थकन उतार देता हूँ। नहीं, मैं बोलती हूँ मैं रस्तम शाह की लकीर बनूंगी। वो किसी तरह करके भी जान छुड़ाना चाहती थी। मुझ में बहुत आग है, सिर्फ रस्तम ही इसे ठंडा कर सकता है। रस्तम ने रगड़ा जुगा बोल दिया। हाँ, ऐसे ही रिदा का जवाब सुनते ही वो उसके सीने पर दबाव बढ़ाने लगा। अच्छा बोलती हूँ, मेरे अंदर बहुत आग है, सिर्फ रस्तम ही इसे ठंडा कर सकता है।
वो रस्तम को खुश करने के लिए रस्तम की लाइन दे रहा गई जिस पर वो उसके ऊपर से हट गया। अगर तो चाहती है कि मैं इस मिशन के मुकम्मल होने तक तुझे ठंडा नहीं करूँ तो तब तक मेरा जब भी मूड हवा फिर उनके वफा मुझसे डर पा करे। मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा ही करूँगी और चूमने भी देगी। हाँ, इस शर्त पर क्या तुम मेरे बदन पर कोई दरिंदगी नहीं करोगे। मेरी जान, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि मैं तेरे ख्वाबों बदन पर लाल लाल निशान बनाऊं, मगर जब मेरे होंठ तेरे बदन पर सबक होते हैं तो दानतों को सारा जिनसी होने लगती है, इसलिए वो भी तुम्हें चूमने की जिद करते हैं। लीला मज़ाहमत करते हुए रस्तम को खुद से हटा गई थी। क्या तुम बता सकते हो कि हम अभी कहाँ हैं और तुमने मुझे कैसे ढूंढा? लीला खुद को संभालते हुए रस्तम से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगी। तुम गुमानिया में हो मेरी जान और मैं तुम्हें फोन बता रहा इससे यहाँ कर आ गया। रवायत अंदाज में मुखातब हुआ था। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम जाकर पुलिस वाले को रेडू की इन्फॉर्मेशन दोगी तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। कहा रस्तम हो हैरान से मुखातब इतनी दूर बढ़कर मुझे कुछ भी बता मैं वो समझ रहा हूँ। चलो चलो, वो आंखों से ही लीला को अपने करीब आने का इशारा करने लगा जो ना चाहते हुए भी इसके करीब हो गई थी। तेरे को क्या लगा कि एडम तुझे हर बार यही लाता हमेगा? चमक चलो, एडम के पास पूरे यूरोप में एक ही नक्शे के बेशुमार घर है। तुझे सब ही घरों में सब कुछ ही से मिलेगा, यहाँ तक कि तू घर की बालकोनी से बाहर झांकेगी तब भी तुम्हें एक ही जैसी बर्फ नजर आएगी। अगर तू रोमानिया हवेगी या इटली हवेगी तो तुझे दोनों घरों में अपने बाल बराबर फर्क भी नजर नहीं आएगा। संज्ञा इसलिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि तो एडम की लोकेशन जान पाएगी तो सिर्फ रस्तम को सोचा कर क्या तेरे को एक बार भी नहीं लगा कि रस्तम ही तेरी गलती का इलाज है? रस्तम, क्या तुम सच में चाहते हो कि ये मिशन कामयाब हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे बिस्तर पर मिले, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ। और मुझे धन्य पुलिस वाले ने भी वादा किया कि वो मेरी छमिया मुझे जरूर देगा। आज तो भी वादा ही करती तो मैं रस्तम, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? दिला इसे टोकते हुए अपनी बात आगे रख गई थी। मेरे को इस मारत ने ही इधर भेजा था तेरी गर्मी ठंडा करने को, वो बोला। रस्तम भाई को जा और वेला को पकड़ ले और तब तक न छोड़ना जब तक इस बेरम छमिया की नशीली आंखें बर्फ के मुवाफिक सफेद न हो जाए। बस फिर मैं तेरे को तक पहुंचा और तेरा टेस्ट करने पर चढ़ी और एक जोर से खपा मारा। झट से बोली के लेला इस कमरे में। क्या तुमने सूफिया को थप्पड़ मारा और वो जानती है कि तुम? हाँ, वो मुझे बता रही थी कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया। छमिया, अभी तो अपन ने सिर्फ सूफिया को थप्पड़ मारा है, पहले अपन इसे वो भी मारता था जिससे तो बहुत डरती है। रस्तम जोर से मुस्कुराया, बोले तो सूफिया अपन की बचपन वाली लकीर है, मगर तो फिक्र नहीं कर, अपन इसे बिल्कुल नहीं बताएगा कि तू भी अपन की लकीर बनने वाली है। वो उन्हीं बातों में मशगूल थे कि अचानक दरवाजे पर होती एक हरकत ने इन दोनों को अपनी तरफ मतुजा। क्या शरीफ कोई इस तरफ आ रहा था?